सानिया है। मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। ये कहानी एक ऐसी औरत की है जिसने 25 बेटे पैदा किए और आपको जानकर हैरानी होगी कि 25 बेटे पैदा करने वाली औरत जिसका नाम शबीना है 5 लाख रुपए लेकर अब तक 25 खानदानों को औलाद दे चुकी है। लखनऊ का ये एक अनोखा वाक़या है। जब मैं 10 साल की थी मेरे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली और मेरी मम्मी को छोड़ दिया और मेरी मम्मी मुझे लेकर मेरी नानी के घर आ गई, जहाँ मेरी नानी ने हमें अपने गले से लगा लिया। बुरे वक्त में उन्होंने हमें अपने घर में जगह दी। वक्त गुजरता गया और नानी जी का कुछ दिनों बाद देहांत हो गया। मेरे मामाओं का व्यवहार हमारे साथ बहुत बदल गया था। मेरी खाला अक्सर मम्मी से कहती थी कि तुम मेरे पास आ जाओ, पर मम्मी ने हमेशा ही इनकार किया। मेरी किस्मत में मानो जैसे दुख ही लिखे थे, अपनों से बिछड़ना लिखा था। मेरी मम्मी को हार्ट अटैक आया जिससे उनकी मौत हो गई। डॉक्टर ने कहा अगर इनको वक्त पर ले आती तो शायद इनकी जान बच जाती। मम्मी की मौत मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा थी। मामा जी ने कहा खुद को कभी अकेला मत समझना, हम सब तुम्हारे साथ हैं, पर मुझे किसी से भी कोई बात नहीं करनी थी। खाला कुछ दिन वही मेरे पास ही रही। वो चाहती थी कि मैं उनके साथ चलूं। वह मुझे अपनी बेटी के जैसे प्यार करती थी और कई बार मम्मी से कह चुकी थी कि वो सानिया को अपने घर की बहू बनाएगी, और मम्मी ने कहा था कि वक्त आने दीजिए, ऐसे फैसले इतनी जल्दबाजी में नहीं करने चाहिए। अगर कल को बच्चों की सोच बदल गई या एक दूसरे को पसंद ना किया तो बहुत मुसीबत पैदा हो सकती है। मैं पहले से भी ज़्यादा चुप रहने लगी थी। मुझे मम्मी का गम अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। मेरे पिताजी अक्सर मुझसे मिलने आते और बातें करते रहते थे, पर वो कभी भी मेरी मम्मी को वापस नहीं ला सकते थे। पिताजी ने मुझसे कहा कि मैं मानता हूँ मैंने अच्छा नहीं किया, मुझे तुम्हें अपने पास रखना चाहिए था, पर मैं उस वक्त बहुत मजबूर था। अब मैं चाहता हूँ मेरी बेटी मेरे साथ चले अपने घर में, और मैंने उस दिन पिताजी से कहा कि दोबारा कभी मुझे अपनी बेटी मत कहिएगा। मेरा कोई बाप नहीं है। आपने जो कुछ भी मेरी मम्मी के साथ किया मैं भूली नहीं हूँ, इसलिए बेहतर यही होगा कभी दोबारा मुझसे मिलने यहाँ मत आइएगा। मुझे नफ़रत है आपसे। मम्मी के जाने के बाद मुझे सबसे नफ़रत महसूस होती थी। मेरी छोटी मामी कहती थी कि अब कॉलेज जाने लगी हो, कल को तुम्हारी शादी भी करनी है। तुम्हारी माँ तो मर गई और तुम्हें हमारे सर पर छोड़कर चली गई, इसलिए इस साल एग्ज़ाम दे दो और घरदारी सीखो, उसके बाद हम तुम्हारी शादी किसी अच्छे घर में कर देंगे। मैंने मामी से कहा मैं पढ़ना चाहती हूँ और घरदारी मेरी मम्मी ने मुझे बहुत अच्छे से सिखाई है। और रही बात कॉलेज जाने की, तो इस घर में मेरी मम्मी का भी हिस्सा था, और मम्मी को तलाक के बाद जो रुपया मिला था वो मामाओं ने अपने कारोबार का कहकर मम्मी से ले लिया था। तो आप मुझे कौन सा बोझ बनाना चाह रही हैं? मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो रोती रहे और मार खाती रहे। मेरी माँ ने मुझे बहुत बहादुर बनाया है, हालात का सामना करना सिखाया है, इसलिए मुझे कभी कमज़ोर मत समझिएगा। मामी मुझे सर से पैर तक घूरने लगी और बहुत गुस्सा हो गई। एक दिन बड़ी मामी ने मुझसे कहा बेटा सानिया, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तुम रसोई का कुछ काम देख लेना। उन्होंने इतने प्यार से कहा तो मुझसे इनकार नहीं हुआ और मैं खाना बनाने लगी। ऐसा अब रोज ही होने लगा था। मैं घर का सारा काम करती और जब मैं घर के कामों में लग जाती तब मामी की तबीयत ठीक हो जाती। जब एक दिन सोचा कि जाकर बात करती हूँ, मेरे एग्ज़ाम होने वाले हैं, मुझे एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी है, और मामी किसी अच्छे डॉक्टर से जाकर चेकअप करवाए। पर जब मैं उनके कमरे में उनके करीब गई तो कमरे से हंसने की आवाज़ें आ रही थीं। छोटी मामी ने कहा तुम तो बहुत समझदार निकली, अगर मैं उसे कहती तो वो कभी मेरे किसी काम को हाथ नहीं लगाती। अब कैसे रोज रोज सारे काम करती है जल्दी जल्दी, तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं है। तो बड़ी मामी ने कहा तुम बस देखती जाओ मैं इसका क्या करती हूँ। एक दिन इस लड़की को इस घर से बाहर कर दूंगी। और मैं चुपचाप वहाँ से वापस लौट आई। मुझे बहुत रोना आ रहा था, पर मुझे रोना नहीं था क्योंकि मैं कमज़ोर नहीं बनना चाहती थी। अगर मैं रोती तो मुझे अपना आप बहुत कमज़ोर लगता।
बड़ी मामी को मैंने इतना अच्छा समझा था, पर अफसोस वो भी सबके जैसी ही निकली। और उस दिन मैंने सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दिया, क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई आसान नहीं होती। मुझे अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही थी। रोजाना रात को मैं डर कर बैठ जाती थी और सोचती थी मैं कितनी बदकिस्मत हूँ जिसे एक रिश्ता भी पूरे तौर पर नहीं मिला। जो मेरे करीब होते हैं वो हमेशा के लिए मुझसे दूर चले जाते हैं। पता नहीं आने वाले कल में मेरे साथ क्या होगा, मेरी जिंदगी कैसी हो गई है, या शायद कदम कदम पर मुझे धोखे ही मिलेंगे। और उस रात मैंने सोच लिया था, ना कभी किसी पर भरोसा करूंगी और ना ही किसी से रिश्ता बनाऊंगी। जब एक दिन खाला मेरे लिए अपने बेटे का रिश्ता मांगने आई थी, वो बहुत खुश थी, पर मुझे खुश होना नहीं आता था। मुझे तो खुद भी याद नहीं था मैं आखिरी बार कब मुस्कुराई थी। सब लोग मुझे बदजुबान बदतमीज कहते थे, क्योंकि मैं किसी की भी कोई बात नहीं सुनती थी। मामा ने खाला से कहा कि बात तो ठीक है, पर मैं सानिया को घर में ही रखना चाहता हूँ। सानिया हमारी मरहूम बहन की इकलौती निशानी है। इसने बहुत दुख देखे हैं और मैं नहीं चाहता वो घर से बाहर जाए। मुझे अपनी भांजी बहुत प्यारी है। तो खाला ने कहा, मुझे भी तो सानिया बहुत प्यारी है, मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए तो मैं इसका रिश्ता मांगने यहाँ पर आई हूँ। मैं जानती हूँ वो यहाँ पर कभी भी खुश नहीं रह सकती। और खाला ने मुझसे कहा, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ और तुम भी जानती होगी तुम्हारी मम्मी की चाहत भी यही थी। तुम्हारे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा। बेटी मेरी तो हमेशा से ही यही ख्वाहिश थी कि तुम मेरे घर की बहू बनो। मैंने खाला से कहा, यह सब मुझे बदतमीज और बेगैरत और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। आप तो सब कुछ जानती हैं, फिर भी मेरा रिश्ता मांग रही हैं। तो खाला ने कहा, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम जो खुद को सबके सामने जाहिर करती हो, सबके सामने बनती हो, तुम बिल्कुल वैसी नहीं हो। तुम मेरी बहन की बेटी हो और मेरे इन हाथों में पली बड़ी हो, और मुझे पता है तुम कब किस बात पर हंसती हो और किस बात पर रोती हो। इसलिए तुम्हें मुझसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी। जो मासी होती है ना, वो तो दूसरी माँ के जैसी होती है, और मैं तुम्हारी माँ ही हूँ और दोस्त भी हूँ और सास भी बनना चाहती हूँ। उनके मुंह से ये बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी थी। मैंने खाला से वक्त मांगा था और खाला ने कहा था कि मैं अपनी बेटी के फैसले का इंतजार करूंगी। उनके जाने के बाद घर में तो जैसे कोई कोहराम आ गया हो। एक तहलका सा मच गया। मामा की बेटी ने कहा कि वो अयान से शादी करना चाहती है। आप बुआ से बात करें, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। और फिर वह मुझसे लड़ने आ गई और कहने लगी कि सारी जिंदगी मेरे बाप के पैसों पर ऐश करती रही और अब मुझसे मेरे अयान को भी छीनने की कोशिश कर रही है। मैं तुम्हें अब जीतने नहीं दूंगी, अयान को हासिल ही करके रहूंगी। मैंने उससे कहा, जाकर अपना शौक पूरा कर लो। और मैंने उससे कहा, ये अयान मेरी खाला का बेटा है और मैंने ना कभी उसे इस निगाह से देखा और ना ही मुझे उससे मोहब्बत थी, बल्कि मैंने सोच लिया था मैं कभी भी किसी से शादी नहीं करूंगी। मेरी जिंदगी में जितने भी मर्द थे, मेरे पिताजी, मेरे मामा, मेरे चाचा, सभी खुदगर्ज और मतलबी थे। इन रिश्तों की असलियत जान लेने के बाद अब किसी और शख्स को अपनी ज़िंदगी में आने दूं, ये सवाल ही पैदा नहीं होता था। कुछ समय बाद खाला ने मुझे फ़ोन किया और बताया, निशा मेरे घर पर आई थी। वो रो रही थी। उसने कहा वह अयान से शादी करना चाहती है। उन्होंने कहा, मुझे बहुत हैरानी हो रही है। पहले तो वो किसी और से मोहब्बत करती थी और उस लड़के से शादी भी करना चाहती थी, और अब उसकी नज़र मेरे बेटे पर है। उसको मेरा बेटा नज़र आ रहा है। मैंने खाला से कहा, निशा एक अच्छी लड़की है, शायद तब भटक गई होगी। ये उम्र भी तो ऐसी ही होती है। घर की बच्ची है, घर में ही रह जाएगी। और क्या पता अयान भी उससे शादी करने के लिए राजी हो। आप अयान से भी पूछ लीजिए। खाला ने फ़ोन बंद कर दिया और मैं सोचने लगी, क्या ज़िंदगी में मोहब्बत ज़रूरी होती है? ये शादी ब्याह, ये रिश्ते क्या सब ज़रूरी होते हैं? अगर ज़रूरी होते हैं तो फिर क्यों सब मुझे छोड़कर चले जाते हैं? मुझे अपने किसी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन मुझे अयान ने फ़ोन किया। बहुत साल पहले मैंने उसको देखा था और बहुत साल गुजर गए थे।
जब मेरी उससे बात हुई थी तब मम्मी जिंदा थी। जब आखिरी बार मैंने अयान को देखा था तब मैं स्कूल में पढ़ती थी और आज इतने सालों बाद उसकी आवाज़ सुन रही थी। उसने मुझसे कहा, तुम खुद को क्या समझती हो? तुम क्या ज़्यादा ही महान हो? मैंने कहा, अयान भैया क्या हुआ? आज ऐसे अचानक आपने मुझे फ़ोन किया। अयान ने कहा, खबरदार जो अब दोबारा मुझे भैया बोला। तो क्या कहा तुमने मम्मी से कि अयान से पूछ ले कि उसकी क्या मर्जी है? तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही बता देता हूँ कि तुम मेरी मर्जी हो जो इतने सालों से मेरे दिल में घर किए बैठी हो। मैंने खाला से बात की थी बाहर जाने से पहले। तब खाला ने मुझसे वादा किया था, सानिया सिर्फ अयान की है और मैं इसी वादे के सहारे इतने साल तुम्हें बिना देखे बिना बात किए तुम्हारे बारे में हमेशा सोचता रहता हूँ और मम्मी को बार बार भेजता हूँ। तुम्हें क्या लगा हर बार इतना बेइज्जत होने के बाद मम्मी क्यों आती है तुम्हारे पास? मम्मी जानती है कि मैं क्या चाहता हूँ। अब तुमने भी सुन लिया, अब समझ भी लिया हो तो बेहतर है रिश्ते के लिए मान जाओ और मुझसे शादी कर लो। ये कहकर वो चुप हो गया था। उसने एक बार भी मुझसे मेरी मर्जी नहीं पूछी थी। मैंने फ़ोन बंद कर दिया यह कहकर, मैं ही तुमसे शादी क्यों करूं? कोई एक ऐसी वजह बता दो, फिर एक दिन तुम ही मुझे छोड़ दोगे किसी और लड़की की खातिर, जैसे मेरे पिताजी ने छोड़ दिया था मेरी मम्मी को। और अयान ने कहा था वो बैठकर मुझसे एक बार बात करना चाहता है और मैंने फ़ोन रख दिया था। मुझे कोई भी रिश्ता नहीं बनाना था। मेरी पढ़ाई का आखिरी साल चल रहा था। दूसरे ही दिन मामा ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, सानिया तुम मेरी भी बेटी हो। मैंने भी कभी तुम में और निशा में कोई फ़र्क नहीं किया। तुम्हारी खाला बार बार मुझसे सवाल करती है। उनको लगता है मैं खुद तुम्हारी शादी वहाँ नहीं होने देना चाहता और दूसरी तरफ तुम्हारी मामी भी चाहती है कि तुम इसी घर में रह जाओ शमी की दुल्हन बनकर। फैसला अब तुम्हारे ऊपर है। अच्छे से सोच लो, समझ लो और फिर जवाब दे देना। और मामी ने मुझसे कहा कि बेटा, इंसान से ही तो गलतियां हो जाया करती हैं। अगर कभी मेरी किसी बात ने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई हो या तुम्हारा दिल दुखाया हो तो मुझे माफ़ करना। और मैं मामी के बदले रवैये पर हैरान थी। जो पहले सारा दिन मुझे ताने मारती थी, कभी मुझे मेंटली टॉर्चर करती, आज मुझसे वो माफ़ी मांग रही थी। मैं अब अपने कमरे में आ गई। मेरे लिए ये सब हैरान कर देने वाला था और यही सोचते सोचते 2 दिन गुजर चुके थे। मेरी कोई ऐसी दोस्त भी नहीं थी जिससे मैं इस बारे में बातचीत कर सकती। मैं खुद से बातें करती थी और खुद से ही राय लेना शुरू कर देती थी। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सब शादी के लिए मुझ पर जोर डाल रहे थे और मुझे क्या करना चाहिए ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। जब आयान ने मुझे मैसेज किया वो मुझसे मिलना चाहता है, तब भी मैं सोच में पड़ गई आखिर मैं क्या करूं। लेकिन मैंने आयान को कोई जवाब नहीं दिया और आईने के सामने खड़े होकर सोचती रही, क्या मैं इतनी खुशकिस्मत हूँ जो मुझे आयान का यकीन करना चाहिए। अगर मैंने उसकी बातों का यकीन कर लिया तो कहीं मेरे साथ भी वही ना हो जाए जो मेरी माँ के साथ हुआ था। मैंने अक्सर मम्मी को रोते हुए देखा था पिताजी के लिए। पिताजी उन पर बहुत जुल्म किया करते थे। माँ और बाप के नाम से ही मुझे एक अजीब सी नफरत सी होने लगी थी। आयान ने फिर से मुझे कॉल किया और मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, कोई एक वजह मुझे बता दो शादी की। तो उसने कहा, क्या ये वजह काफ़ी नहीं है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ? तो मैंने उससे कहा, कभी मैंने तुमसे कहा है कि मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ? मैं शमी से मोहब्बत करती हूँ और उसी से ही शादी करूँगी। ये कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया, जबकि शमी के बारे में मैंने झूठ बोला था। मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी थी और मैंने जाकर मामा से भी कह दिया, मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी। अगर आप लोगों ने मुझे ज़्यादा फोर्स किया तो मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊँगी। और मामा हैरानगी के साथ मुझे देखते रहे और मामी गुस्से में आकर कहने लगी, देख लिया आपने अपनी मुंहफट भांजी को, आप बाप बेटा पागल हैं इसके लिए, और इसको तो बोलने की भी तमीज नहीं है कि कब कहाँ और क्या बोलना होता है। ये सब कहकर मामी उठकर निशा के कमरे में चली गई, जबकि मैं जानती थी मामी मेरा रिश्ता इसलिए मांग रही है ताकि उनकी बेटी का रास्ता साफ हो जाए और उसकी शादी अयान से हो जाए। मैंने साफ कर दिया था
कि मुझे रिश्तों से दहशत होने लगती है। मुझे इन लोगों का हिस्सा नहीं बनना था। मैंने मामा से कहा कि मुझे विदेश जाना है पढ़ने के लिए। मैं बाहर जाकर पढ़ना चाहती हूँ। मामा ने कहा, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती और तुम मेरी बात नहीं मान लेती, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। तुम्हें अकेले कहीं नहीं भेज सकता। दिन कैसे गुजरते गए। खाला ने भी मुझे कोई फ़ोन नहीं किया। जब एक दिन आयान मुझे रास्ते में मिला, उसने मुझे वहीं रोक लिया और मुझसे कहा कि वो मुझसे कुछ बात करना चाहता है और मैं खामोशी से उसकी बात सुनने लगी। आयान ने कहा, तुम जब पैदा हुई थी तब मैं 7 साल का था। मैंने मामा से पूछा कि ये गुड़िया कौन है, तो मामा ने हंसकर कहा कि तुम्हारी गुड़िया है। और फिर मैंने तुम्हारा नाम सानिया रखा था क्योंकि मुझे अपनी एक टीचर बहुत पसंद थी। उसी के नाम पर मैंने तुम्हारा नाम रख दिया था। सब मुझ पर बहुत हंसते थे। मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर दिन भर कभी इधर फिरता कभी उधर, यहाँ तक कि आज भी मुझे हंसी आती है सोच सोच कर। और वक्त के साथ साथ सब भूलता गया और खुद को भी कभी तुमसे अलग नहीं कर सका। मैं तुम्हें तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। यह भी जानता हूँ कि तुम शमी को पसंद नहीं करती। सिर्फ मुझसे जान छुड़ाने के लिए तुमने ऐसा बोल दिया। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे फैसले की कदर करता हूँ। जानती हो इंसान सबसे ज़्यादा मजबूत कब होता है? तब जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत के बगैर ज़िंदगी बेमतलब सी महसूस होती है, जैसे कोई मकसद ही नहीं हो, कोई खुशी ही नहीं हो हमारी ज़िंदगी में। मोहब्बत से लोग आते हैं, कुछ लोग सारी उम्र हमारे साथ रहते हैं और कुछ बीच रास्ते में हमें छोड़कर चले जाते हैं। पर मैं तुमसे वादा करता हूँ, कभी तुम्हें ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर अकेला नहीं छोड़ूंगा। हाँ, पर अगर मौत मुझे तुमसे दूर कर देगी तो कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी का एक वक्त होता है और जब वो वक्त आ जाता है तो अपने करीबी रिश्ते भी हमें छोड़ जाते हैं। और मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ तुम मुझसे शादी करो। हो सकता है तुम्हें भी किसी और से मोहब्बत हो जाए। हमारी ज़िंदगी में बहुत से लोग आते हैं जाते हैं, पर कुछ खास होते हैं जिनकी कमी को हम हमेशा महसूस करते हैं। वो हमारे दिल के हमेशा करीब होते हैं। जब हम चाहें उनसे बात कर सकते हैं और मैं तुम्हारा इंतज़ार ज़िंदगी भर करूँगा। आयान ये कहकर चला गया था। मुझे अपने सब सवालों के जवाब मिल चुके थे। उस दिन मैं रोते हुए घर वापस आई और आते ही अपने कमरे में चली गई और मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और सोचने लगी कैसे मैं इतनी मोहब्बत करने वाले शख्स को नज़रअंदाज कर सकती हूँ। पर मैंने अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाला था। कुछ देर बाद मामी ने मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने मुझसे कहा, सानिया, अगर तुम चाहो तो आयान निशा से शादी के लिए मान सकता है। तुम उसको मनाओ ताकि वो शादी के लिए हाँ कर दे। मैं सोच में पड़ गई। मैं जो खुद अपनी ज़िंदगी का फैसला नहीं कर पा रही थी, अचानक से इतनी बड़ी बात मेरे सामने आ गई। निशा भी मेरे पास आकर रोने लगी थी। मैंने सोच लिया था कि आयान से निशा की शादी करवा दूंगी। किसी एक इंसान को तो उसकी मोहब्बत मिलनी चाहिए। पर वो रात मेरे लिए बहुत भयानक साबित हुई। जब रात को मेरे कमरे में एक लड़का आया, मैं उसको नहीं जानती थी और तभी मामी ने शोर मचा दिया और सब मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगे। मैंने दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन उस लड़के ने मेरे मुंह पर हाथ रख लिया और वो खड़ा हंस रहा था। फिर मैंने उसको धक्का दिया, बल्कि उसने खुद ही मुझे छोड़ दिया और मैं भागकर दरवाज़ा खोलने गई। मैंने देखा कि सब मुझे शक की नज़रों से देखने लगे। मैंने कहा, मामा, ये लड़का पता नहीं कौन है और मेरे कमरे में अचानक घुस आया। और मामी कहने लगी, घुस आया था तो पहले शोर मचा देती, अब जब पकड़ी गई हो तो कैसे रंग बदल रही हो। मैं सब समझती हूँ तुम जैसी लड़कियों को, इसलिए तुमने मेरे बेटे से रिश्ते को इनकार कर दिया और आयान को भी बेवकूफ़ बना रही हो। बल्कि तुम हमारे ख़ानदान के ही लड़कों को बेवकूफ़ बना रही हो। अगर इससे शादी करनी थी तो हमें सीधे सीधे बता देती। घर में और भी बेटियां हैं। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि किसी लड़के से बात तक करने की, और तुमने तो घर में ही बुला लिया। पता नहीं किस पर चली गई और वह मुझे धक्के देने लगी। मैंने मामा से कहा कि ये सब कुछ झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता कि यह कौन है।
तो मामा ने कहा, इस लड़के को परसों मैंने खुद तुम्हारे पास खड़े हुए देखा था और मुझे वो लड़का याद भी नहीं था। पर फिर याद आया था कि इस लड़के ने बहाने से मुझसे घर का पता पूछा था और मैं पागल समझकर आगे बढ़ गई थी। मैंने मामा को सच बताना चाहा, पर किसी ने मेरा यकीन नहीं किया और रात के 1 बजे मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं घर के बाहर बैठी रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही। किसी ने मेरा यकीन नहीं किया था और ना ही किसी ने दरवाज़ा खोला था। मैं कहीं भी जाने के काबिल नहीं रही थी। मैं कहाँ जाती? अपने पिता के घर भी नहीं जा सकती थी। और खाला, वो तो अयान के रिश्ते से इनकार के बाद से ही मुझसे बात तक नहीं कर रही थी और अब तो उन तक बात भी पहुंच चुकी होगी। वो भी मुझसे कई सवाल करेंगी और मैं किसी को क्या जवाब दूंगी? मैं किसी को कोई जवाब नहीं देना चाहती थी। मैं ऐसी लड़की नहीं थी। मैं सड़क किनारे चल रही थी। मेरी माँ की यादों के अलावा मेरे पास और कोई सहारा नहीं था। मुझे डर महसूस नहीं हो रहा था, बस आंसू थे जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जब मैंने देखा एक औरत गाड़ी में आई है और सड़क किनारे खड़ी हो गई, मुझे बहुत हैरत हुई। रात के इस वक्त ये कौन है? मैंने सोचा मुझे इससे मदद मांगनी चाहिए और मैं आगे बढ़ी। जब मैं उसके करीब आई तो मैंने उससे कहा, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? तो उस औरत ने घूरकर मुझे देखा और कहने लगी, किसी शरीफ घर की लगती हो, लगता है किसी ने धोखा दे दिया। मैंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल एक गलतफहमी की वजह से मुझे घर से निकाल दिया गया और रात के इस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ। तो वो कहने लगी, बैठो मेरी गाड़ी के अंदर। मैं उससे पूछने लगी कि आप रात को इस वक्त यहाँ सड़क के किनारे क्या कर रही हैं? तो वो कहने लगी, क्या करूँ? दिन का उजाला तो तवाइफों को कहीं भी जाने नहीं देता। और मैं ये सुनकर हैरान हो गई थी। मैंने कहा, आप तवाइफ हैं? तो वो कहने लगी, हाँ। और मैं उसके चेहरे को गौर से देखने लगी। ये वही चेहरा था जिसके बारे में कुछ दिन पहले समाचार और अखबार में आया था और कॉलेज में भी कुछ लोग बातें कर रहे थे। और वो औरत मुझे देखकर मुस्कुराने लगी, कहने लगी, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कोठे पर नहीं लेकर जा रही। मैंने कहा, आप वही तवाइफ शबीना है ना, जिसने 25 खानदानों को वारिस दिए और हर बार बेटा पैदा हुआ था? तो कहने लगी, हाँ, तुम तो बहुत कुछ जानती हो मेरे बारे में। मैंने उस औरत से कहा, आपको देखकर लगता नहीं है कि आपने 25 बेटे पैदा किए हैं। और अब उन खानदानों का क्या होगा जिनको पता चल चुका है सब कुछ, और उन लड़कों का क्या होगा? तो वो हंसने लगी और कहने लगी, हम कहीं रुक कर बात करते हैं। और हम एक ढाबे पर रुक गए। उसने मुझसे चाय को बोला, कहने लगी, क्या तुम तवाइफ के साथ चाय पीना पसंद करोगी? मैंने कहा, अगर आप तवाइफ ना होती तो क्या होती? आज वो कुछ देर अपने हाथों की लकीरों को देखने लगी। उन्होंने मुझसे कहा, आज अगर मैं तवाइफ ना होती तो मैं एक शिक्षिका होती। मैंने कहा, ठीक है, मुझे उसी शिक्षिका के साथ चाय पीनी है। मैंने देखा था उसकी आंखों में बहुत नमी थी। वो बिल्कुल चुप हो गई और कहने लगी, तुम्हें क्या हुआ? क्यों निकाला तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने घर से बाहर? और उस दिन पहली बार मैंने किसी को अपने बारे में सब कुछ बताया था। वो मेरे बारे में सब कुछ जानकर खामोश हो गई और कहने लगी, तुम्हें अयान से शादी कर लेनी चाहिए थी। मोहब्बत तो शादी के बाद भी हो जाया करती है, पर एक कदर करने वाला इंसान बड़ी मुश्किल से मिलता है। मैंने कहा, आप अपने बारे में कुछ बताइए, आप कैसे तवाइफ बन गई? वो कहने लगी, तुम हो तो बहुत छोटी सी, पर बात करती हो तो दुखती रग पर हाथ रख देती हो। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, हर इंसान की अपनी एक कहानी होती है और मैं जानना चाहती हूँ आपकी कहानी क्या है। तो उन्होंने कहा, जब मैं छोटी थी हम 4 बहन भाई थे। मेरे पिताजी एक स्कूल में चपरासी थे और हम भी उसी स्कूल में पढ़ने जाते थे। मैं सब बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी और माँ की मौत के बाद सबकी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई और बाबा को पैरालाइज हो गया और वो बिस्तर से लग गए। हमारे घर में बहुत सी परेशानियां होने लगी। खाने को घर में कुछ नहीं था। भाई बहन भूख से रोते थे। मैं जिस भी रिश्तेदार या पड़ोसी के पास जाती, कोई भी मेरी मदद नहीं करता था, बल्कि मुझे बेइज्जत करके वहाँ से भगा देते थे। गरीबी खुद एक सजा है गरीब लोगों के लिए। मैं तब 14 साल की थी
और एक जगह मेहनत मजदूरी करने लगी, जिससे घर का चूल्हा चल पड़ा और दोनों भाई स्कूल छोड़कर आवारागर्दियाँ करने लगे। मैं बहुत कहती तुम लोग पढ़ लिख लो, तो वो कहते थे कि क्या करेंगे पढ़ लिख कर जब नौकरी मिलनी ही नहीं। और फिर एक दिन वो जुआ खेलते हुए पकड़े गए। मैं इन लोगों को छुड़ाने के लिए थाने गई और इन लोगों के लिए पुलिस वालों से बहुत मिन्नतें की और भाइयों को घर लेकर आ गई। अब पुलिस वाला रोज हमारे घर के चक्कर लगाता और जब उसे पता चला कि मैं एक जगह पर काम करती हूँ, वो वहाँ भी आ गया। मुझे अच्छा नहीं लगा, पर बड़े लोगों को बर्दाश्त करना पड़ता है और फिर मैंने अपना काम बदल लिया। मैं कुछ घरों में सफाई का काम करने लगी और फिर मैंने अपनी चाय की छोटी सी दुकान खोल ली, जिस पर दिन भर भीड़ रहती थी। कुछ लोग चाय पीने आते थे, कुछ लोग मुझ पर ताने कसने। पर जब औरत कमाने निकलती है तो वो अपने काम से काम रखती है। मैंने अपनी छोटी बहन की शादी कर दी और भाई अपनी मर्जी से शादी कराया। बाबा की मौत हो गई, पर मरते वक्त बाबा ने मुझसे वादा लिया था अपने बहन भाइयों का ख्याल रखना। मैंने भाई से कहा, भाई अब तुम बच्चे नहीं रहे, तुम शादीशुदा मर्द हो, जाकर कमाओ और अपनी बीवी को भी खिलाओ। मैं कब तक तुम लोगों की जिम्मेदारियां उठाती फिरूंगी। मुझे भी तो एक दिन अपनी शादी करनी है, अपना घर बसाना है। और वो मुझे बुरा भला कहकर चला गया और फिर कुछ दिन बाद चोरी करते हुए पकड़ा गया। और जब मैं उसके पीछे थाने गई तो पता चला उसने एक आदमी को मार डाला। और वो थानेदार मुझसे कहने लगा, इसको अब सजा होगी, तुम्हारे भाई को कोई नहीं बचा सकता। मैं उसके पैरों में गिर गई और उसके पांव पकड़ने लगी। मैंने कहा, साहब मेरे भाई को छोड़ दीजिए, उससे गलती हो गई है। तो वो थानेदार मुझे चुप करवाने लगा। उसने कहा, तुम कहती हो तो ठीक है, मैं इसको छोड़ देता हूँ, तुम ये जूस पियो। मैं तब तक इसके बारे में कुछ सोचता हूँ और तब परेशानी में मैंने वो जूस भी पी लिया, जिसको पीने के बाद मैं गहरी नींद में चली गई। और जब मुझे होश आया तो मैं किसी कोठे पर थी और वो पुलिस वाला मेरी इज्जत को तार तार करके जा चुका था। मैं वहाँ से भागना चाहती थी, पर किसी ने मेरी एक ना सुनी और वहाँ मौजूद बाई ने मुझसे कहा, अब क्या फ़ायदा, अब तो तुम्हारे पास इज्जत भी नहीं बची, क्या करोगी बाहर जाकर। तुम्हारे तो भाई ने खुद पैसों की खातिर तुम्हें उस थानेदार के हवाले किया है। ये सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी, पर मैं वहाँ से भाग भी नहीं सकती थी। जब एक दिन पता चला कि मैं तो माँ बनने वाली हूँ और इस गुनाह का बाप भी थानेदार है, ये सुनकर बाई बहुत खुश हुई। कहने लगी, अगर बेटी हुई तो हम रख लेंगे और अगर बेटा हुआ तो आगे किसी को बेच देंगे। मुझे खुद ही घिन आने लगी थी। मैंने अपनी जान देने की भी कोशिश की, पर हर बार बच जाती और फिर एक दिन मैं भी इसी माहौल का हिस्सा बन गई। मैंने खुद उस थानेदार को जान से मार दिया था और बाई के मरने के बाद मैंने कोठा संभाल लिया। मेरे बहन भाइयों में से किसी ने मुझसे कोई संपर्क नहीं किया और जिस भाई ने मुझे बेचा था वो खुद कोठे से बीवी को लेकर गया था, जो वापस आ चुकी थी और भाई को जेल हो चुकी थी, पर मुझे किसी की कोई परवाह नहीं थी। फिर मेरे पास एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि मुझे बेटा चाहिए, मेरी बीवी बेटियां पैदा करती है। मैंने कहा, मैं बेटा पैदा कर सकती हूँ और सैरोगेसी की मदद से मैंने फिर से बेटा पैदा किया और ऐसे ही ये सिलसिला चलता गया। पर 2 बेटों के बाद मैंने कभी कोई बेटा पैदा नहीं किया। हालांकि कोठे पर मौजूद तवाइफे जिनकी कोख में शरीफ लोग अपने गुनाह डाल जाते हैं, उनमें से जो बेटा पैदा होता उसको खुफिया तौर पर उन लोगों को दे दिया जाता। बीवियां भी वो बच्चा रख लेती, अगर ना रखती तो उनके पति उन्हें दूसरी शादी करने की धमकी देते। इस डर से वह खुश हो जाया करती कि चलो सैरोगेसी के जरिए बेटा पैदा हुआ है तो हमारा ही बेटा है। और फिर देखते ही देखते मैंने 25 खानदानों को बेटे दे दिए और ये सच कोई नहीं जानता कि वो सब किसकी कोख से पैदा हुए। कुछ बच्चे तो हमें कूड़े के ढेर से मिलते थे। खानदान वालों को बेटे चाहिए, क्या करें, और हमें पैसा और शोहरत। लड़कियों को हम अपने पास रखते, उनको अच्छी शिक्षा देते। जो कोठे पर रहना चाहती थी रहती थी और जो जाना चाहती थी हम उनको जाने देते थे। सिर्फ मेरे कोठे का ही ये असूल था
कि मैं कभी किसी को जोर ज़बरदस्ती तवायफ नहीं बनाती थी और कुछ लड़कियां जो चली जाती थी फिर वो वापस लौट कर आती थी क्योंकि उनको बाहर की दुनिया नहीं अपनाती थी। हम लोग तो बस मर्दों का दिल बहलाने के लिए होते हैं या फिर सैरोगेसी के जरिए बच्चा पैदा करने के लिए, जिसकी वजह से अक्सर पैसे वाले रात के अंधेरे में आकर लाखों दे जाते हैं। वो हमें लूटते हैं और हमने उनको लूटना शुरू कर दिया, जबकि मैंने वो बेटे पैदा नहीं किए थे। बस मेरा नाम मशहूर हो गया कि हर बार मैं बेटा पैदा करती हूँ और आखिर में वो हंसने लगी और फिर रोने भी लगी। कहने लगी, एक हादसे ने मेरी ज़िंदगी तबाह करके रख दी है। मैंने कभी किसी को बेटी नहीं कहा। हम सब तवाइफों के कोई रिश्ते नहीं होते, पर मैं तुम्हें बेटी कह रही हूँ। अब तुम अपने घर चली जाओ जहाँ तुम्हें जाना चाहिए। एक लड़की की जब शादी हो जाती है तो वो महफूज हाथों में चली जाती है। शादी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। और फिर वो मुझे खाला के घर छोड़कर चली गई थी। फिर उस औरत की बातें मेरे दिलो दिमाग में बैठ चुकी थी। खाला मुझे देखते ही मेरी तरफ भाग कर आई और कहने लगी कि कहाँ चली गई थी? आयान पिछले 4 घंटों से पागलों की तरह तुम्हें ढूंढता फिर रहा है। और मैं खाला के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। खाला ने कहा, रो नहीं बेटी, ये सब तुम्हारी मामी की साजिश थी, तुम्हें सबकी नज़रों में गिराने के लिए। जब उस लड़के को पुलिस ने पकड़ा तो उसने सबको सच बता दिया। आयान ने उसको बहुत मारा और उसे पुलिस के हवाले भी कर दिया। फिर मैंने खाला से कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे रिश्तों की समझ आ गई है। और तभी आयान घर में आ गया और आते ही उसने मुझे ज़ोर से थप्पड़ मारा। हम लोग मर गए थे क्या जो यहाँ नहीं आ सकती थी? फिर मैंने खाला से कहा कि मुझे अब कभी इससे शादी नहीं करनी और आयान सर पकड़कर बैठ गया। किसी सच्चे और अच्छे इंसान की मोहब्बत एक औरत को संवार देती है। आयान से मेरी शादी हो गई। मामी भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। उनकी बेटी किसी के साथ भाग गई। जो इल्ज़ाम उन्होंने मुझ पर लगाए थे उसकी सज़ा उनको मिल गई थी। आज मैं अपने पति आयान के साथ बहुत खुश हूँ, पर आज भी मुझे वो तवायफ याद आती है तो सोचती हूँ न जाने ऐसी कितनी लड़कियाँ होंगी जिनको कोई जुए में हार जाता होगा, कोई मोहब्बत में धोखा देकर कोठे पर छोड़ जाता होगा। पता नहीं कब वक्त बदलेगा और जब एक शरीफ घर की लड़की तवायफ बनने से बच जाएगी। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये मज़ेदार कहानी मैंने 25 बेटे पैदा किए और बेच दिए कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।